अध्याय 255 रोहित का दृढ़ संकल्प। असल में अगर वह इस छोटी सी चीज की आंखों में नहीं देखता तो रोहित को लगा कि विशुद्ध रूप से रूप रंग के मामले में ये दूसरे चरण का प्रेत शिशु काफी प्यारा था। दरवाजा रोक रही इस चीज से निपटना वास्तव में आसान नहीं है और कहीं और से चक्कर लगाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने गलती से इसे छू लिया तो ये परेशानी होगी। तब मुझे फिर से एक भयंकर प्रेत की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो इसके लायक नहीं होगा। प्रेत शिशु की आंखों में थोड़ी देर तक गहराई से घूरने के बाद रोहित ने अचानक लिविंग रूम के बगल से एक कुर्सी उठाई। जोरदार उछाल के साथ बैंग टिल्ड एक जोरदार आवाज आई क्योंकि भारी कुर्सी सीधे प्रेत शिशु पर जा टकराई जिससे वह अंधेरे कमरे में उड़कर चला गया। ये वास्तव में क्रूर है। रोहित को अपने हिंसक तरीकों पर शर्म महसूस हुई। अगर ये दृश्य ऑनलाइन जाहिर हो जाता तो अगली बार जब वह बाहर कदम रखता तो उसे निश्चित रूप से मौखिक रूप से लिंच किया जाता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद प्रेत शिशु अभी भी बाहर नहीं आया था और कमरे में कोई हलचल नहीं थी जिससे वह थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। क्या इस चीज में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था? उसने इतनी दूर तक जाने की हिम्मत की और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए। कोई मदद नहीं। अगर वह बाहर नहीं आएगा तो उसे अंदर जाना होगा। आखिरकार उसने पहले ही रास्ता साफ कर दिया था। रोहित अंदर चला गया और एक विच्छेदित लाश देखी। कपड़ों की शैली कुछ हद तक परिचित थी जिसने उसे थोड़ा सतर्क कर दिया। अगर जिस मानसी से उसे मिलना था वह यहाँ मर गई थी तो वह व्यक्ति कौन था जिसने उसे अभी अभी एक पाठ संदेश भेजा था? क्या यह एक जाल हो सकता है? एक भयंकर प्रेत द्वारा उसे फंसाने और मारने के लिए बिछाया गया जाल। इस विचार पर रोहित को तुरंत अपने पैरों से एक ठंडक ऊपर की ओर बढ़ती महसूस हुई जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। इस तथ्य को जल्दी से सुनिश्चित करने के लिए उसने जल्दी से लाश के चारों ओर खोजा। वह उस सिर की तलाश कर रहा था जो शरीर के साथ बना रहा था ताकि मृतक की पहचान हो सके। जल्द ही रोहित ने बेडसाइड टेबल के पास एक सिर देखा जो एक कोने में लुढ़क गया था, अधूरा, खून से लथपथ और धुंधला। वह एक मृत व्यक्ति के सिर से नहीं डरता था लेकिन उसने बस उसे टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया, जमीन पर पड़े सिर का चेहरा ऊपर कर दिया। अरे ये कौन है? रोहित ने भौहें चढ़ाईं लेकिन चेहरा पहचानने योग्य नहीं था। विशेषताएं गायब थीं, त्वचा छिल गई थी, खून में भीगी हुई थी। न केवल वह बल्कि इस व्यक्ति की अपनी माँ भी उन्हें पहचान नहीं पाएगी। जैसे ही वह ये पहचानने की कोशिश कर रहा था कि सिर किसका था, कमरे के दूसरे छोर पर बालकनी की दिशा में एक सेलफोन से रोशनी चमकी। चमकना और बंद होना, उदासी से ढके होने के बावजूद यह अभी भी बहुत ध्यान देने योग्य था। क्या बालकनी पर कोई है? रोहित तुरंत खड़ा हुआ और बालकनी की ओर चल दिया। इतनी देर तक बिना किसी घटना के यहाँ रहने के बाद जाल की संभावना मौजूद नहीं थी। शायद वह बस खुद को डरा रहा था, अत्यधिक संदिग्ध हो रहा था। प्रेत शिशु की उपस्थिति के साथ अन्य अलौकिक घटनाएं होने की संभावना नहीं थी। अगर वे हुई भी तो भूखे प्रेत ने उनसे निपट लिया होगा। रोहित बालकनी पर पहुंचा और एक नज़र डाली। एक चकाचौंध भरी रोशनी तुरंत उसके चेहरे पर पड़ी जिससे वह अनजाने में सिकुड़ गया और अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक आकृति जल्दी से कोने से खड़ी हुई, खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया, उसे कसकर गले लगा लिया और धीरे धीरे रोने लगी। उसका पूरा शरीर अत्यधिक डर से अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। रोहित ने अपनी बाहों में गर्म परिपक्व शरीर महसूस किया और मानसी के थके हुए और भयभीत चेहरे को देखा। एक शब्द कहे बिना उसने उसे क्षैतिज रूप से उठा लिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह लाश के पास से गुजरा उसने उस पर एक नज़र डाली। एक बच्चे की छाया उदासी के भीतर खड़ी थी, अभी भी अजीब तरह से इस जगह को देख रही थी। यह मानसी से केवल एक दीवार से अलग थी। रोहित को वास्तव में इस महिला के लिए प्रशंसा महसूस हुई। ऐसी निराशाजनक स्थिति में वह 2 या 3 दिनों तक जीवित रहने में कामयाब रही थी, जो एक सामान्य व्यक्ति को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन महिला के शरीर से निकल रहे कंपकंपी और डर को महसूस करते हुए उसने अनुमान लगाया कि एक काफी मनोवैज्ञानिक छाया बन गई थी, बहुत कुछ पहले की आलिया की तरह। उस समय को छोड़कर जब उसने उसके साथ रहना शुरू किया था, आलिया रोशनी के बिना सोने की हिम्मत नहीं करती थी। दिन के दौरान भी वह घर में हर संभव रोशनी चालू कर देती थी। प्रस्थान सुचारू रहा क्योंकि जगह की स्थिति की पुष्टि होने के बाद रोहित अधिक साहस से काम कर सकता था। पूरी यात्रा के दौरान मानसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। शायद उसके पिछले अनुभव ने उसे सिखाया था कि शांत और चुप रहना अलौकिक घटनाओं के सामने अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। उसने महिला को कार की यात्री सीट पर फेंक दिया और रोहित ने वाहन शुरू किया, निकलने की तैयारी कर रहा था। चूंकि प्रेत शिशु यहाँ दिखाई दिया था, सामान्य धारणा ये होगी कि वहाँ सिर्फ एक नहीं था।
एक अकेला दूसरे चरण का प्रेत शिशु एक पड़ोस को इस स्थिति में नहीं बदल पाया होगा। जैसे ही रोहित जाने वाला था, एक महिला अचानक कहीं से दौड़ी और डरकर कार को रोक दिया, भयानक रूप से भयभीत। मैंने तुम्हें देखा है, तुम स्पिरिट कंट्रोलर्स में से एक हो जो जिमखाना में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। मैं एक रिपोर्टर हूँ, कृपया मुझे बचाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने अभी जो हुआ वह देखा। अगर तुम उस महिला को बचा सकते थे तो तुम मुझे भी निश्चित रूप से बचा सकते हो। महिला पागलपन की तरह कार की खिड़की पर खटखटा रही थी, उम्मीद कर रही थी कि रोहित उसे अपने साथ ले जाएगा। रोहित का चेहरा बदल गया और एक शब्द कहे बिना उसने तुरंत मानसी का हाथ पकड़ा और उसे अपना मुंह ढकने का निर्देश दिया। मानसी तुरंत समझ गई, मजबूती से अपना मुंह ढक लिया। रोहित ने फिर अपना फ़ोन निकाला और एक लाइन लिखी, बात मत करना। अगर तुम्हें 3 मिनट के भीतर कुछ नहीं होता है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। महिला रिपोर्टर कृतज्ञता से अभिभूत थी। बात मत करना। रोहित ने एक और लाइन लिखी और उसे फ़ोन दिखाया। मैं समझ गई, मैं बात नहीं करूंगी, मैं बात नहीं करूंगी। रिपोर्टर ने बार बार सिर हिलाया। रोहित, क्या यह महिला मूर्ख है? क्या वह उसकी चेतावनी को भी समझती है? उसके बगल में अनुपमा को देखो, उसने जैसा कहा गया वैसा ही अपना मुंह ढक लिया है, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही है। उसी पल रिपोर्टर के बोलने पर पड़ोस में कई इमारतों की मंजिलों की खिड़कियों में अचानक कई छायाएं दिखाई दीं। ऐसा लगा जैसे अनगिनत भयानक आंखें अंधेरे से इस ओर देख रही थीं। बैंग टिल्ड। फिर एक धीमी धम्म की आवाज़ आई, जैसे कि कोई ऊंची इमारत से कूद गया हो और ज़मीन पर जोरदार तरीके से गिरा हो। नहीं, ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, बाईं ओर दाईं ओर टकराव की आवाज़ें गूंजती रहीं। तीसरे चरण के प्रेत शिशु आ रहे हैं। रोहित ने अनुमान लगाया कि महिला रिपोर्टर को आवाज़ें सुनकर अंधेरे में प्रेतों द्वारा पहले ही निशाना बनाया जा चुका था। उसे बचाना अब असंभव था। लेकिन महिला रिपोर्टर को यह पता नहीं था, उसने अभी भी सोचा कि वह प्रेत नियंत्रक के साथ इस शापित जगह को छोड़ सकती है। हालांकि जब उसके पीछे की छायाओं से एक नीलिमा लिए हुए हाथ बाहर निकला और उसकी कलाई पकड़ी तो उसने आखिरकार निराशा महसूस की। आटिल्ड, एक चीख, पूरी निराशा से पैदा हुई एक पागल कर देने वाली चीख। अपने आतंक में वह मदद के लिए पुकारना भी भूल गई। रिपोर्टर को विरोध करने के किसी भी मौके के बिना उसके आगे की छायाओं में खींच लिया गया, अंधेरे में गायब हो गई। रोहित ने सिर हिलाया, चुप रहा। उसने तुरंत गैस पैडल को पैर से दबाया, स्टीयरिंग व्हील को मोड़ा और इलाके से निकल गया। तुम यहाँ कैसे आए? खतरे वाले क्षेत्र से निकलने के बाद वह रिंग रोड राजमार्ग पर आ गया। शहरी क्षेत्र को चक्कर लगाते हुए वापस घूमने की योजना बना रहा था, एक सुरक्षित विकल्प। उसने ये भी सुनिश्चित करना चाहा कि रिंग रोड राजमार्ग पर कोई तीसरे चरण का प्रेत शिशु नहीं था, इससे पहले कि वह बोलने की हिम्मत करता। मुझे माफ़ करना। मानसी ने उसे एक दयालु और निराश अभिव्यक्ति के साथ देखा। मेरे स्वभाव के साथ, भले ही हमारे बीच कुछ हुआ हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए ज़रूरी नहीं आता। रोहित ने कहा, अगर तुम समझदार होती तो तुम्हें पिछली बार ही चले जाना चाहिए था। मुझे माफ़ करना। मानसी ने धीमी आवाज़ में माफ़ी मांगी। रोहित ने कहा, तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अभी अभी उस महिला रिपोर्टर के साथ क्या हुआ वह देखा। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को बचाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ स्थितियों में वे पहले से ही मदद से परे होते हैं। उसके लिए भी यही सच था और तुम्हारे लिए भी यही सच है। माफ़ करना। मानसी सावधानी से रोहित को देखती रही, एक ऐसे बच्चे की तरह जिसने कुछ गलत किया हो। उस कमरे में जो व्यक्ति मरा था, उसने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने थे, वह कौन थी? रोहित ने पूछा। एक सहकर्मी, मानसी ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर डर और गहरा हो गया, जैसे कि कुछ अकल्पनीय रूप से भयानक दृश्य को याद कर रही हो। रोहित ने सवाल पूछना जारी नहीं रखा और इसके बजाय कहा, क्या तुमने वह खत्म कर दिया जो तुम्हें करना था? कुछ, सब नहीं, मानसी ने जवाब दिया। अगली बार जब कुछ होता है तो तुम्हें खुद ही इससे निपटने का तरीका ढूंढना होगा। मैं हर किसी को नहीं बचा सकता, ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी अभी उस महिला रिपोर्टर को नहीं बचा सका। रोहित ने कहा, वह महिला रिपोर्टर होशियार थी, उसने मुझे पहचान लिया और जानती थी कि मेरा पीछा करना सुरक्षित है। अफसोस की बात है कि वह बुद्धिमत्ता बेकार थी। ऐसी निराशा के सामने एक गलत कदम का मतलब मौत है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम मुझे जानती हो। रोहित ने कहा, मुझे माफ़ करना। मानसी अभी भी धीरे से बोल रही थी। रोहित ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मदद मांगना एक मानवीय प्रवृत्ति है और तुम्हें बचाने आना मेरा चुनाव था। ये वह नहीं है। मानसी ने शर्म से कहा, ये तुम्हारी कार के बारे में है। मेरी कार के बारे में क्या? रोहित ने पूछा। मानसी ने कहा, तुम्हारी कार एक बुनियादी मॉडल है,
लेकिन मैंने इसे आलिया को एक उच्च स्तरीय मॉडल के रूप में बेच दिया। मैंने तुमसे 10,000 का कमीशन बनाया। अगर उस कमीशन के लिए नहीं होता तो मैं अनुबंध को संभालने के लिए तुम्हारे पास नहीं आती और सड़क पर प्रेत से नहीं मिलती, नहीं मैं तुम्हारे साथ शामिल होती। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित ने उस पर नजर डाली। तुम मुझे यह अब क्यों बता रही हो? मुझे नहीं पता, मैंने बस सोचा कि तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मानसी ने कहा। मुझे यह अब बताना अर्थहीन है। भले ही मैंने तुम्हें 2 बार बचाया हो, तुम अंत में अभी भी जीवित नहीं रह सकती हो। न केवल तुम, मैं भी उसी स्थिति में हूँ। हम जयपुर शहर को छोड़ नहीं सकते हैं, और भले ही हमने छोड़ दिया हो, जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं है। रोहित ने हाथ बढ़ाया, उसके कपड़े खींचे। कुछ बटन टूट गए, जिससे मानसी की पीली छाती का एक बड़ा हिस्सा प्रकट हुआ, जिस पर एक काफी नीलिमालिए हुए निशान था। रंग गहरा हो रहा था। अपनी छाती को देखो, वह निशान एक श्राप है। उस निशान के साथ तुम्हें आखिरकार उस प्रेत जैसी चीज द्वारा ढूंढा जाएगा और उस अवसर पर तुम मर जाओगी। मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी जीवित न रहूं। बचाए जाने के तुरंत बाद ये सुनना काफी निराशाजनक महसूस हो रहा होगा, है ना? हे, वास्तविकता इतनी क्रूर है। वास्तव में तुम्हारे सहकर्मी की तरह जल्दी मरना सबसे बुरा नतीजा नहीं हो सकता है। कम से कम तुम्हें इस अंतहीन आतंक को सहना नहीं पड़ेगा। रोहित ने आत्म तिरस्कार भरी हंसी दी। मानसी नहीं बोली, वह शांत हो गई, लेकिन उसने चुपके से रोहित को देखना जारी रखा। अब तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? रोहित ने पूछा। वसीयत लिखो या कुछ अंतिम शब्द छोड़ो। अगर तुम आत्महत्या पर विचार कर रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब तक हम अभी भी जीवित हैं, हम अगले कुछ दिनों में एक कब्र की जगह भी चुन सकते हैं। इस तरह कम से कम तुम्हारा शरीर बरकरार रह सकता है, तुम्हारे सहकर्मी की तरह बिखरा हुआ और कुतरा हुआ नहीं। रोहित ने ब्रेक मारा और कार राजमार्ग पर रुक गई। फिर वह शांत हो गया। अचानक उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। धिक्कार है। उसने मानसी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि कार से बाहर निकल गया, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। राजमार्ग के गार्डरेल के सामने खड़े होकर रोहित ने दूर के शहर की ओर देखा। वह कुछ भी नहीं देख सका। धुंध ने सब कुछ ढक लिया था, बाहर देखने पर केवल अंधेरा था। यह उसके भविष्य की तरह था, कोई भविष्य नहीं, केवल अंधेरा। यह शापित दुनिया, क्या ये वास्तव में जीवित रहने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है? रोहित आसमान पर दहाड़ना चाहता था, लेकिन वह केवल अपने दांतों को भींच सकता था और सभी क्रोध को अंदर निगल सकता था। शोर डर को आकर्षित करेगा और इससे कुछ भी हल नहीं होगा। इस समय रोहित पर जो दबाव था उसे कोई नहीं समझता था, सिवाय मानसी के, जिसने देखा और उसे शांत करने की कोशिश की, जितना वह थोड़ा कर सकती थी। यह नहीं जानते हुए कि वह जयपुर शहर की दिशा में कब तक खड़ा रहा। रोहित थोड़ा शांत हो गया लग रहा था, क्योंकि वह वापस कार में आ गया था। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मानसी ने पूछा। रोहित ने कहा, किस्मत के साथ जुआ खेलने। उसने गैस पर पैर रखा और कार आगे बढ़ गई, राजमार्ग पर तेजी से दौड़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स ने धुंध को रोशन किया, अंधेरे को काटती हुई, जैसे कि उसे फाड़कर खोलना चाहती हो। अध्याय 256, कॉन्फ्रेंस कॉल। राष्ट्रपति रोहित, आप आखिरकार वापस आ गए। समुदाय में पहुंचने पर जैसे ही कार रुकी और वह विला में अंदर आया, उसने देखा कि लिविंग रूम लोगों से भरा हुआ था। वहां हरीश पाल, केशव, आलिया, श्रवण और अरूप गुप्ता के साथ साथ कुछ अपरिचित चेहरे भी थे, जिनमें ज्यादातर कुछ निवासियों के रिश्तेदार थे। अरूप गुप्ता के बगल में 2 मजबूत और गंभीर दिखने वाले अंगरक्षक बैठे थे, एक हर तरफ। ऐसा लग रहा था कि पहले की गई व्यवस्थाएं प्रभावी थीं। बोलने वाला केशव का चाचा, 30 के दशक का एक आदमी था जिसने सूट पहना हुआ था। क्या हुआ? रोहित को लगा कि यहाँ के माहौल में कुछ गड़बड़ है। श्रवण अपने बहते खून वाले सिर को ढकते हुए बोला, और क्या हो सकता है? मजदूरों ने विद्रोह कर दिया है, वे अब यहाँ नहीं रुकना चाहते और काम नहीं करना चाहते। अभी थोड़ी देर पहले ठेकेदार उन्हें सबको ले गया और मैं उन्हें रोक नहीं पाया। चाचा श्रवण, क्या आप ठीक हैं? रोहित ने पूछा। मैं ठीक हूँ, ये बस एक खरोंच है, श्रवण ने कहा, लेकिन इस तरह मुझे डर है कि सुरक्षा घर पूरा नहीं हो पाएगा। अब तक कितना पूरा हो गया है? रोहित ने कहा, मुख्य संरचना पूरी हो गई है, लेकिन सहायक सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अगर इसे अभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो सुरक्षा घर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 10 दिनों तक सुरक्षित रख सकता है, जिसके बाद पानी, बिजली और अन्य समस्याओं की कमी के कारण ये रहने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। उस समय हमें रखरखाव और आपूर्ति के लिए सुरक्षा घर को फिर से खोलना होगा, श्रवण ने कहा। सुरक्षा घर का निर्माण आसान नहीं था, ये सिर्फ एक कमरा बनाने के बारे में नहीं था, इसमें कई पहलुओं पर विचार करना था।
क्या हम केवल अधिकतम 10 दिनों तक ही रह सकते हैं? रोहित ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यह उम्मीद से कहीं कम था। उसकी गणना में सुरक्षा घर को लोगों को कम से कम 2 से 3 महीने तक समायोजित करने की आवश्यकता होगी, न कि 1 साल या आधा साल तक। रोहित ने फिर लोगों की ओर देखा और कहा, इतना उदास मत दिख। यह उनका नुकसान है, वे मजदूर जो भाग गए। मेरी राय में गुवानजियांग आवासीय परिसर पूरे जयपुर शहर में सबसे सुरक्षित है। यहाँ से जाने पर वे अधिक खतरनाक जगहों पर जा रहे हैं। उन्हें यहाँ काम करते रहने के लिए 10,000 प्रतिदिन की पेशकश के बावजूद वे नहीं रुके, भले ही हमने उन्हें यहाँ रहने के लिए आवास आवंटित करने का वादा किया था। वे वास्तव में नहीं जानते कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, केशव के चाचा ने बुदबुदाया। एक बड़ी आपदा के सामने हर कोई खुद के लिए है, उनके लिए कुछ भी करना आश्चर्यजनक नहीं है, रोहित ने कहा। इस क्षण अरूप गुप्ता ने अचानक कहा, तुम शहर के केंद्र में गए थे और तुमने किसी को बचाया। ये तुम्हारी शैली में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। कोई बात नहीं, क्या तुम हमें बता सकते हो कि वहाँ स्थिति क्या हो गई है? रोहित ने अपने पीछे थकी हुई और शक्तिहीन मानसी पर नजर डाली और कहा, आलिया, उसे नहलाने और कुछ खाने के लिए ले जाओ। ओह टिल्ड। आलिया ने अजीब अभिव्यक्ति के साथ मानसी को देखा और उसे लिविंग रूम से दूर ले गई। जैसा कि तुमने पहले कहा था, ये लगभग पूरी तरह से गिर चुका है। प्रेत शहर के केंद्र से फैल रहे हैं और मेरा अनुमान है कि हम उस चीज को 3 दिनों के भीतर यहाँ देखेंगे, रोहित ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, लिविंग रूम में अन्य लोगों के चेहरे बदल गए, कुछ ने खुला डर दिखाया। सुरक्षा घर अभी तक पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ था और प्रेत प्राणी 3 दिनों के भीतर गुवानजियांग आवासीय परिसर में दिखाई दे सकता है। जो कमजोर दिल वाले थे वे कांप रहे थे। यह उम्मीद के मुताबिक बुरा है, अरूप गुप्ता ने अपनी ठोड़ी को छूते हुए कहा। लेकिन वह कलाई पर हथकड़ी पहने हुए था। हथकड़ी एक विशेष सुरक्षा अधिकारी के हाथ तक फैली हुई थी। वह पूरी तरह से संरक्षित था। सुरक्षा घर इतने सारे लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकता, कई मरेंगे। हरीश पाल शांत था, एक सिगरेट पी रहा था और फिर बोला, पर्याप्त भोजन और पानी संग्रहित है, लेकिन इससे गंभीर समस्या हल नहीं होती है। शेष लोग प्रेतों के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, भले ही हम पैटर्न जानते हों और यह भी जानते हों कि मारे जाने से कैसे बचें, ये केवल अस्थायी है। वहाँ पवन कुमार की तरह मरने वाला सिर्फ एक चौथे चरण का प्रेत शिशु नहीं है, वह चीज़ उन सभी लोगों को मार डालेगी जो शापित हैं। यहाँ हर किसी ने इस उदासी में सांस ली है। एक त्वरित गणना हर किसी के दिमाग में स्पष्ट थी। सुरक्षा घर ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को समायोजित कर सकता था, बाकी को समुदाय में रहना होगा। हालांकि समुदाय अस्थायी रूप से सुरक्षित था, जल्द ही यह जयपुर शहर के केंद्र जैसा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? श्रवण ने पूछा, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। बाकी सब चुप हो गए। क्या करें? यह एक बहुत भारी विषय था। इस क्षण रोहित ने पहले ही फैसला कर लिया था। उसने शांत लोगों की ओर देखा और कहा, चूंकि आप सभी नहीं जानते कि क्या करना है, तो मेरी राय सुनो। सभी अचानक रोहित की ओर देखने लगे। चाचा श्रवण, सुरक्षा घर अब अधिकतम कितने लोगों को समायोजित कर सकता है? रोहित ने पूछा। 19, श्रवण ने कहा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 19 ही होंगे, रोहित ने कहा। कल से तैयारी करो, 19 लोगों को शरण लेने के लिए सुरक्षा घर में प्रवेश करने दो। जहां तक स्थानों के आवंटन की बात है, चलो अब चर्चा शुरू करते हैं। मेरी आवश्यकता अधिक नहीं है, मुझे केवल 5 आवश्यक स्थान चाहिए। 3 स्थान जो मैंने पहले प्रेत स्वामी मुख्यालय को भेजने का वादा किया था, उसके अलावा मैं शेष 2 स्थान अरूप गुप्ता और आलिया को देना चाहता हूँ। बाकी आप तय करेंगे। तुम्हारा क्या? अरूप गुप्ता ने उसकी ओर देखा। अन्य लोग भी हैरान थे। सुरक्षा घर का शुरुआत करने वाला रोहित ने वास्तव में खुद पर विचार नहीं किया था। एक प्रेत स्वामी के रूप में सुरक्षा घर में मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। अगर अंदर एक भयंकर प्रेत फिर से उभरता है तो आप सभी मर जाएंगे। साथ ही मेरे पास अभी भी अन्य काम है, रोहित ने कहा। मैं थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ, बाकी आप पर निर्भर करता है, चाचा श्रवण। श्रवण ने एक कड़वी मुस्कान दी, उस पर एक भारी दबाव गिरता महसूस हुआ। शेष 14 स्थान अब उसकी जिम्मेदारी थे और कोई भी गलती विनाश का कारण बन सकती थी। रोहित का इस समय इन चीज़ों पर विचार करने का कोई मन नहीं था। ऐसी परेशान करने वाली चीज़ों को उन लोगों पर छोड़ दिया जो अनुभवी और बुजुर्ग थे। जिन्हें चिंता करनी चाहिए उन्हें चिंता करने दो। बेशक वह बेकार भी नहीं था। वह अकेले 5वीं मंजिल पर गया। श्रवण वास्तव में होशियार था। उसने बिजली कटौती की समस्या का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने कई जनरेटर दिनों पहले ही तैयार कर लिए थे, यहाँ तक कि डीजल का भी भंडारण कर लिया था। उस वजह से विला अभी भी अपनी बिजली आपूर्ति बनाए हुए था।
रोहित ने रोशनी चालू नहीं की, बल्कि फर्श से छत तक की खिड़कियों की एक पंक्ति के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया, बाहर के गंदे दृश्य को घूर रहा था। उसने एक सैटेलाइट पोजिशनिंग मोबाइल फोन निकाला, कॉल की एक श्रृंखला करने के लिए तैयार। ये रोहित है, वर्तमान में सुरक्षित। मैं प्रेत स्वामी मुख्यालय से किसी से बात करना चाहता हूँ। संचार कक्ष में पूनम मेज पर आराम कर रही थी, कई दिनों तक ठीक से सोए बिना उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। अपने हेडफोन के माध्यम से रोहित की आवाज़ सुनकर वह झटके से जाग गई। रोहित, ये ऑपरेटर पूनम है। तुम्हारे यहाँ कैसी चल रही है? अच्छा नहीं, मेरे पास अभी तुमसे बातचीत करने का समय नहीं है। मुझे मुख्यालय से किसी से बात करनी है, मेरे लिए व्यवस्था करो। क्या तुम कैप्टन की तलाश कर रहे हो या? पूनम ने पूछा। पहले हमारी उप मंत्री अध्यरा तुमसे जुड़ना चाहती थी, लेकिन जब तुम शहर के केंद्र में थे तो इसे रोका गया। उप मंत्री अध्यरा? और भी अच्छा, प्रेत स्वामी मुख्यालय से सभी प्रभावशाली लोगों को इस वॉयस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कहो। उन्हें बताओ कि यह जयपुर शहर के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। इसे कैसे व्यवस्थित करना है, ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें 20 मिनट दे रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा इंतजार मत कराना, रोहित ने कहा। अरूप गुप्ता को भी शामिल करो। उसे अकेले 5वीं मंजिल पर आने के लिए कहो। याद रखना, अकेले। ठीक है, मैं अभी इस पर लग जाती हूँ। मुझे 15 मिनट दो, ये पर्याप्त होगा, पूनम ने कहा, अचानक कार्रवाई में आ गई। वह पूरी तरह से कांप रही थी, अनिश्चित थी कि यह घबराहट या डर से था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि आने वाली बैठक में अविश्वसनीय रूप से गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। रोहित ने सैटेलाइट पोजिशनिंग फोन नीचे रखा और चुपचाप इंतजार किया। बस कुछ ही मिनटों में गलियारे में तेज कदमों की आवाज़ गूंज उठी। यह आलिया थी, जो सांस लेते हुए दौड़कर ऊपर आई। उसने दरवाज़ा धकेला और रोशनी चालू किए बिना अंदर भाग गई। तुम ऊपर क्यों आई? मुझे याद है कि तुम्हें 5वीं मंजिल पर आने से डर लगता है। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर से मुंह फेर लिया। क्यों? आलिया स्पष्ट रूप से परेशान थी। क्या क्यों? कुर्सी पर बैठे रोहित की पीठ उसकी ओर थी। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मुझे वह जगह दे रहे हो और अपने लिए एक भी नहीं रख रहे हो। आलिया ने कहा, तुम्हारा मतलब अभी नीचे जो हुआ वह है? ये कुछ नहीं है। तुम मेरी कर्मचारी हो और मैंने तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया था, रोहित ने कहा। चूंकि मैंने ऐसा कहा, मेरा मतलब वही है। उतना भरोसा तो मुझ में है। क्या तुम ठीक होगे? आलिया ने चिंता से पूछा। रोहित ने एक पल के लिए विचार किया और फिर कहा, मुझे लगता है मैं शायद मर जाऊंगा। तो मत मरो, ठीक है? अगर तुम मर जाते हो तो मैं क्या करूंगी? तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। आलिया रोई, रोहित की बांह पकड़कर और उसके बगल में उकड़ूं बैठकर पूरी तरह से निराश दिख रही थी। बड़ी बहन आलिया, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ये सबसे अच्छा संभव परिणाम है। अगर मैं मर जाता हूँ और तुम बचने में कामयाब होती हो, तो भविष्य में अपने लिए कोई और बॉस ढूंढ लेना। दुनिया बदल गई है और हम सभी को जल्दी या बाद में जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ता है, रोहित ने कहा। आलिया रोते हुए जल्दी से सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं किसी और के लिए काम नहीं करूंगी। मेरे साथ सुरक्षित घर में चलो। ये वैसा ही हो सकता है जैसे हम अपार्टमेंट में रहते थे। मैं सिकुड़ सकती हूँ और तुम्हारे लिए जगह बना सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सुरक्षित घर में जगह नहीं है। मैं बस जाना नहीं चाहता। भूल जाओ, तुम नहीं समझोगी। मेरे पास अभी भी काम है, कृपया जाओ। तुम जानती हो कि 5वीं मंजिल खतरनाक है। तुम क्या कर रही हो, बड़ी बहन आलिया? तुम मुझे क्यों छू रही हो? अरे, मेरी पैंट के बटन खोलना बंद करो। इसे बंद करो, नहीं तो मैं मदद के लिए पुकारूंगा। सुरक्षित घर में जीवित रहना भी गारंटी नहीं है। मैं पछतावे के साथ नहीं जीना चाहती। आज मैं खड़ी हो रही हूँ, आलिया ने कहा, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। सामान्य तौर पर वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह ऐसा कुछ करेगी। मुझे माफ करना। अचानक पीछे से एक आवाज आई और यह जाने बिना कि कब अरूप गुप्ता वहां खड़ा था। अगर तुम दोनों जारी रखना चाहते हो तो मैं 3 मिनट तक इंतजार कर सकता हूँ। 3 मिनट? तुम किसे कम आंक रहे हो? रोहित ने भौहें उठाईं। अरूप गुप्ता ने शांत होकर जवाब दिया, यह मेरे व्यक्तिगत शोध से बस औसत मानक है। 3 मिनट आदर्श है। मैं पहले बाहर जाऊंगी, आलिया ने कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और जल्दी से चली गई। तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया? मुझे याद है कि तुम 5वीं मंजिल पर अपने घर के मामले में बहुत स्वागत करने वाले नहीं हो। आलिया के जाने के बाद अरूप गुप्ता ने चारों ओर देखते हुए कहा, तुमने इन सभी कमरों को बंद कर दिया है। अंदर क्या है? रोहित ने अपनी पैंट ठीक करने के बाद कहा, आतंक। मैं व्यक्तिगत गोपनीयता को काफी महत्व देता हूँ। इस तरह से मुझसे बचने की कोई जरूरत नहीं है, अरूप गुप्ता ने जवाब दिया।
तो तुम्हें अभी हर दरवाज़ा क्यों खोलना पड़ा? रोहित ने पूछा। बस एक पेशेवर आदत, इसका कोई अर्थ नहीं है, अरूप गुप्ता ने जवाब दिया। इस बार मैंने मुख्यालय के साथ एक फ़ोन कॉन्फ्रेंस का अनुरोध किया है और तुम इसका हिस्सा हो। इस बैठक के बाद तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। सुरक्षित घर में रहो और व्यवहार करो, रोहित ने कहा। ओह, और तुम मुख्यालय में उन लोगों के साथ क्या चर्चा करना चाहते हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, रोहित ने कहा।